स्वागत, अभिनंदन, आभार। आप जुड़ चुके हैं महनप्रास के स्पेशल टॉक शो के साथ दैट इज नोन एज एग्जाम पे चर्चा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीपीओ की वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं और ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस हर एस्पिरेंट के लिए जो इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तो आज हम जुड़ चुके हैं हमारे टॉप एक्सपर्ट्स अनुज सर और धीरेन्द्र सर के साथ, जो डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, सब्जेक्टिव डाउट्स हैं और बाकी जितने भी डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस आपके हमारे पास आए हैं उनसे रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं इस सेशन के थ्रू। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। सबसे पहले सर, अगर मैं एस्पिरेंट्स की हमारे बात करूं तो अभी सीजीएल का जैसे कि एग्ज़ाम चल रहा था सर, अब कुछ एस्पिरेंट्स का ये कहना है सर कि हम सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, अब इसी के साथ अब सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम, ये सीपीओ की वैकेंसी आ गई, आगे सीएचएसएल एग्ज़ाम है, एमटीएस एग्ज़ाम है, तो क्या सीजीएल की तैयारी के साथ हम सीपीओ की तैयारी को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर इसके लिए हमें कुछ और ऐड ऑन प्रिपरेशन करना है? सर इस बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे एस्पिरेंट्स को। अच्छा क्वेश्चन है नितिन सर। और जो एग्ज़ाम के ट्रेंड्स हैं, जो इसका जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सीजीएल की तरह है और एक तरीके से कहें तो सीजीएल का मंझला भाई कह सकते हैं इसको। और अगर बच्चे जानते भी होंगे कि पहले ये एग्ज़ाम सीजीएल के अंडर में ही होता था और जो लोअर रैंक्स होती थी उनको सीधा एंट्री मिलती थी सीपीओ में। तो बिल्कुल कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक पॉइंट जो नया ऐड हो रहा है इधर में, वो ये है कि इंग्लिश पे फोकस आगे पेपर 2 में बढ़ाना पड़ेगा, उसको ध्यान देना है। और दूसरी बात, उससे महत्वपूर्ण बात है, पेपर 1 के बाद फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी होगा, तो थोड़ी दौड़ भाग शुरू कर दी जाए। सुबह 5 बजे उठना और 2-4 किलोमीटर की रनिंग, जो भी उनके स्टैंडर्ड्स हैं उनको उन पे काम करने की शुरुआत कर दी जाए। अगर सीजीएल एस्पायरेंट हैं आप और अच्छे से तैयारी करी है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आपको परेशानी होने वाली है। आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बस अपने फिजिकल, जो भी फिजिकल का तैयारी करनी है उसको अपने रूटीन में ले आइए। और चूंकि पेपर 2 में 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है, उस पे आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रेंज ऑफ क्वेश्चन बड़े होंगे। इसलिए थोड़ा इंग्लिश पे पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी और फिजिकल को ध्यान देंगे तो आप आराम से इस पेपर को क्रैक कर ले जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सर। अब जैसा कि धीरेन्द्र सर ने आपको गाइड किया कि भाई पेपर का लेवल लगभग सेम है और इवन अगर आप सीजीएल लेवल पे अपने आप को तैयार कर रहे थे तो कुछ हद तक तो आप पहले से ही तैयार हैं, और इवन अगर आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक आप पहले से तैयार हैं। हालांकि आपको फिजिकल लेवल पे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ हमारे इंग्लिश एक्सपर्ट हैं हमारे साथ में अनुज सर। अब पॉइंट सर ये है कि इसमें इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है अगर पेपर की बात करें हम, थोड़ा उसके बारे में गाइड करिए। और बच्चों के अंदर थोड़ा सा फोबिया भी रहता है इंग्लिश को लेके कि इंग्लिश के पेपर में कैसे हम हाईएस्ट स्कोर करें और कैसे हम सिलेक्शन तक पहुंचे। सर इस बारे में थोड़ा सा गाइड बिल्कुल करें। नितिन सर, देखिए इंग्लिश का पॉइंट है और चूंकि नॉर्मल जितने भी एग्जामिनेशन है एसएससी के, अगर हम उनको कंपेयर करें सीपीओ के साथ में, जो अभी ऑपरेटर करंट उनसे ट्रेंड कहेंगे है, जरा इंग्लिश का वो साथ में लगा भी दे स्लाइड, तो थोड़ा बताने में आसानी भी हो आइडिया भी उसको देते हैं। हाँ। और जो अब पैटर्न है, अगर हम एसएससी के अदर एग्जामिनेशंस के पॉइंट से बात करें तो जो हमारा प्री एग्जामिनेशन है उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं दिखाई देता। 50 क्वेश्चंस बच्चों को फेस करने हैं। और जैसा अभी धीरेन्द्र सर भी बता रहे थे कि ये सीजीएल का मंझला भाई है। मंझले भाई से मतलब जो क्वेश्चंस आपको सीपीओ में देखने को मिलने वाले हैं, ये सीपीओ के आपके जो क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, इनका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन लाई करता है सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जामिनेशंस के बीच। फर्क केवल एक पड़ता है, वो ये है कि आपको जो पैटर्न है उसमें 200 क्वेश्चंस मेंस एग्जामिनेशंस में फेस करने होते हैं, और वो भी मेंस आप 2 स्टेप कंप्लीट करके आते हैं। पहले आप प्री क्वालिफाई करते हैं और प्री क्वालिफाई करने के बाद आप कहाँ पर आ जाते हैं, फिर फिजिकल टेस्ट में आते हैं, और देन उसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशंस को अप्लाई करते हैं। तो पहले तो दोनों एग्जामिनेशंस के बीच में एक कंपैरिजन बहुत जरूरी है। अगर हम आउटराइटली सिलेबस को इसको बहुत गौर से देखें तो प्री एग्जामिनेशंस का जो आपका सिलेबस है, उस एग्जामिनेशंस में आपको ये दिखाई देगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो मेजरली अगर आप देखें तो एंटोनिम सिनोनिम हुआ, आरसी में 1 या 2 पैसेज के अंदर। और आरसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बच्चों को बताना चाहूँगा
कि जो आरसी है उसका साइज 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आता है। इट मीन्स बहुत बिग साइज के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं है। आपको ट्रेंड दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स के, अगर आप बहुत गौर से देखें तो 10 और 5 के बीच में कहीं वेरी करता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मिस स्पेल्ड 5 क्वेश्चंस रेगुलर है और आते हैं, और इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको सजेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर थोड़ा सा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को गौर से देखेंगे तो आपको ये जानने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस है वो बहुत टफ नहीं है। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम, क्लोज टेस्ट, इसमें प्री एग्जामिनेशन हो या मेंस, उसमें थोड़ा सा मिक्स कल्चर में आता है, मैं बताना चाहूँगा, जिसमें सिंपल वर्ड्स के ऊपर बेस्ड रहता है और ज़्यादातर ग्रामर बेस्ड होता है, जहाँ पर आपको वर्ब को इनपुट करना होता है या कहीं प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा या अदर थिंग्स होंगे, जो कि बड़ा नॉमिनल होता है। अगर आप थोड़े भी रूल्स के वाकिफ हैं और एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए एक आसान सा बात होती है। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स सिंपल होंगे। इडियम फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा बहुत नंबर्स वेरिएशन कर सकते हैं। बाद बाकी प्री के 50 क्वेश्चंस में एक औसतन बच्चा जो एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं वो 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आपने इतनी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर पेपर्स का थोड़ा अध्ययन किया हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहूँगा कि मेंस और प्री के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो मेजर क्रिएट होता है ग्रामर के अपर सेक्शन को लेकर के। हम लोग मेजरली ग्रामर को 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, एक लोअर सेक्शन और एक अपर सेक्शन। लोअर सेक्शंस में हम ग्रामर में हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंसीडर करते हैं, ट्रांसलेशंस को कंसीडर करते हैं, उनके रूल्स को कंसीडरेशन में लेते हैं। अपर पार्ट में हम नरेशंस और वॉइसेस को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा थिंग्स हैं जो कि एक्सट्रीम ग्रामर को लेकर के बात की जाती है वो बहुत कम एग्जामिनेशंस में टच करते हैं, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। कभी कभी उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह लेते हैं, कहीं डिफरेंट एंगल से कह लेते हैं, जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। जब आप मेंस एग्जामिनेशंस में जाते हैं तो मेंस एग्जामिनेशंस का जो आपका पैटर्न है या जो लास्ट एग्जामिनेशंस में हुआ है वो हम आपको स्क्रीन पर भी अभी दिखाते हैं कि मेंस पे जब आप फोकस करेंगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नरेशंस के बढ़ते हैं। दूसरा, चूंकि दायरा बड़ा है, 200 क्वेश्चंस की बात है, और 200 क्वेश्चंस की बात पे अगर मैं नितिन सर बताऊं बच्चों को, तो जो नया पैटर्न सीजीएल का है मेंस का, अगर हम पहले चले जाए तो उसमें भी इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 200 थे। तो उस 200 क्वेश्चंस में सीजीएल के अंदर भी ये क्या था? ये मार्किंग डिवाइड थी। अब भाई देखो, सिलेबस से बाहर तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, पहले बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप लोग। जब आना वही फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम सिनोनिम से है, तो आप लोगों को क्यों परेशान होना? पैरा जंबल के 10 क्वेश्चन 15 मिल जाएंगे आपको जो इजी होते हैं, और आपको पता है एसएससी का पैटर्न है, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस क्या होता है आपका? फ्रीज होता है। रेस्ट में आपको क्या करना होता है? ABCDEF दे दिया, रेस्ट में अपना मेकअप करो और आंसर दो। और मैंने तो कई बार देखा है बच्चों को, वैसे मैं इसकी सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने देखा है करते हुए कि बच्चे क्वेश्चन को ऑप्शन से अटेम्प्ट कर देते हैं। वो उनका एलिमिनेशन मेथड होता है, A कितनी जगह, C कितनी जगह, D कितनी जगह, और जब आंसर निकला उसको एक बार ऊपर से मैच कराए और टाइम सेव भी कर देते हैं। लेकिन मैं इसके बहुत पक्ष में नहीं रहता हूँ, लेकिन अगर कहीं टाइम कम पड़ जाए या कभी लगे कि मैं फंस रहा हूँ तो ये टेक्नोलॉजी है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसको टेक्नोलॉजी कह सकते हो और टेक्निक है, मैं क्या बोलूँ इसको, लेकिन मैं इसको 100% फुल प्रूफ नहीं मानता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन मेरा विचार यही है कि पढ़ के ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 2 आवर्स है मेंस में, इसलिए इतना टाइम बहुत है। 200 क्वेश्चन में बहुत टाइम नहीं लगेगा। एंटोनिम सिनोनिम में आपको कहाँ टाइम लगने वाला है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 10-15 क्वेश्चन होंगे, उसमें कहाँ टाइम लगेगा? जो टाइम है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे थोड़ा फोकस करें। क्लोज टेस्ट के नंबर्स आपको बढ़े मिलेंगे, नरेशन वाइज ज़्यादा मिलेगा, 20 से 25 क्वेश्चंस तक मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। और उस पर भी मैं आपको बता दूं, नरेशन के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना और नरेशन के क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ सॉल्व करना आसान है। ऐसे ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस में मैं रूल यही याद दिलाता हूँ किसी को, लेकिन अगर ऑप्शन के साथ जाओगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, कहाँ थर्ड फॉर्म लगनी है, कहाँ बीइंग लगना है, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस जाना है, कहाँ सब्जेक्टिव जाना है।
तो अगर आप कुल मिलाकर के एक अच्छी प्रैक्टिस अपने अंदर इनहेरिट करते हैं, अच्छा टाइम है आप लोगों के पास, 10th और 12th तक की बुक्स को आप पढ़ लीजिए, मेरा ये मानना है। उससे लेने वाले जो ग्रामर का पार्ट है वो आपको बहुत कुछ कवरेज इसमें बाय डिफ़ॉल्ट देगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और एंटोनिम सिनोनिम एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको ऑनलाइन से लेकर के हर जगह बुक्स में मटेरियल मौजूद है। प्रीवियस ईयर पेपर का रिपीटिशन बहुत देखा गया है, उसको अगर आप एक बार गौर करेंगे तो अच्छा होगा। एक सजेशन मैं आप लोगों को और दे दूं कि सीजीएल और सीपीओ के बीच में एक रिलेशन है जो बड़ा काम आएगा आपके। वो रिलेशन ये है कि सीजीएल का अगर आप 200 क्वेश्चन मेंस के लास्ट 3 या 4 ईयर्स के पिक करते हैं तो आपको सीपीओ में उससे मिलते जुलते क्वेश्चन दिखाई देते हैं, तो कहीं उससे नीचे की भी हो सकता क्योंकि वो लेवल जब डाउन होता है तो वो 3 और 4 ईयर बाद वो स्विच कर जाता है। अब ये आप लोग जाकर के एक बार देख लीजिएगा कि क्या ऐसा होता है। हो सकता है एज इट इज़ क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं रिपीट मिले। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि केवल वही करें, लेकिन आप उसको दे सकते हैं 3 या 4 ईयर का एक कैलकुलेशन लगा करके कि 2023 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो किस ईयर के पेपर से ज़्यादा मैच करने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा इंग्लिश बहुत आसान है नितिन सर, इंग्लिश से किसी का सिलेक्शन मुझे नहीं पता कि रुकेगा। सीपीओ जैसे एग्जामिनेशंस में कट ऑफ के बारे में अभी आगे सर आप लोगों को बताएंगे भी कि कट ऑफ भी देखिए बड़ा नॉर्मल जाता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। बिल्कुल सर, आपने काफ़ी ये रिलीफ का पार्ट था कहीं ना कहीं, आपने जो गाइडेंस दिया एस्पिरेंट्स को, क्योंकि इंग्लिश को लेके सर काफ़ी एस्पिरेंट्स हमारे डरे हुए थे। एवन अगर आप सीजीएल लेवल पे अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो आसानी से जाइए, एग्ज़ाम दे के आइए। और प्री और मेंस में अगर हम देखें तो कुछ लेवल तो आपका डिफरेंट रहता ही है, जैसा कि सर ने आपको गाइड किया, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे स्पेशली बढ़ जाते हैं आपके, क्योंकि 200 क्वेश्चंस है तो जो सेक्शन यहाँ 5 मार्क्स का है वही सेक्शन वहाँ पे आपको 25 मार्क्स का मिल जाता है। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो नरेशन वॉइस के क्वेश्चंस या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन काफ़ी बड़ा वेटेज है इन सब का। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसा कि सर ने बताया आपको कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर लेंगे इन चीज़ों पे, जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व कर लेंगे, उतना ही अच्छे से स्कोर कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में। दूसरा एक सर मेजर चैलेंज आता है जीए और जीएस के पार्ट को लेके। हमारे एस्पिरेंट्स में एक डाउट बना रहता है सर कि कहाँ से तैयारी शुरू करें, क्या करें, क्योंकि जीएस का सर पार्ट काफ़ी बड़ा है कहीं ना कहीं। अब एस्पिरेंट्स के अंदर ये डाउट्स रहते ही रहते हैं कि कितना याद कर लें हम, या फिर कहाँ से हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किस तरह से इस सेक्शन को तैयार करें सर, इस बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे एस्पिरेंट्स को। देखिए नितिन सर, ये है कि चीज़ों को कहना और सुनना और वाकई उस पर काम करना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। मैं खुद जीएस का क्लास में काफ़ी समय तक पढ़ाता रहा और बहुत सारी अनुभव हमारे उससे जुड़े हुए हैं। जो ये सीपीओ का एग्ज़ाम है, इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं, ये बल और बुद्धि दोनों का एग्ज़ाम है। बाकी एग्ज़ाम में बल का महत्व तो बहुत कम होता है, बुद्धि का ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ है दैट इज 30%, यानी यहाँ तक भी आने का अगर उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, कद काठी का मजबूत, तो उस पर समझौता करने को तैयार बैठे। मेरा स्टूडेंट को ये सलाह है जिनकी फिजिक अच्छी है, जो अच्छे हैं, अपने बॉडी वगैरह उनकी बढ़िया है और वो सब कर लेते हैं, उनको बहुत सीरियसली इस पे काम करना चाहिए। हो सकता है कि दूसरे एग्जाम में उनको कुछ मुश्किलात आते हों, लेकिन यहाँ उनको पहले दिन से एज है कि उनकी हाइट अच्छी है, वो दौड़ भाग अच्छा लेते हैं, उनका फिजिकल ऑलरेडी माइलेज मिलता है, उनको माइलेज मिलेगा। वो प्री क्वालिफाई करें, उनको माइलेज मिलेगा सेकंड में आराम से, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं बचेगा। कितना भी स्कोर ले आए, अगर पेट नहीं क्वालिफाई करता तो वहाँ जाएगा कौन? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा, ये हनुमान जी वाला एग्जाम है, उनके वो बल भी है बुद्धि भी है, दोनों के साथ वाला एग्जाम है। और बुद्धि असीमित भंडार नहीं चाहिए। और जैसे आपने सब्जेक्ट बताए जीएस बहुत ज़्यादा है, जो मेरे सामने नाम लिखे हुए मैं पढ़ के बता दूं तो शायद आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने शायद दिमाग ही नहीं किया। लिखा हुआ है इसमें पहला पेपर जो लिखा हुआ है जनरल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फिनोमेना। ये क्या पूछ रहे हैं? जनरल वाला पूछ रहे हैं। इसी तरह लिखा जनरल नॉलेज, जैसे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में तो किताबें लिखी जाती हैं एक एक टॉपिक पे, लेकिन यहाँ पूछा क्या क्या है? जनरल नॉलेज। ये जो आपके आसपास क्या घटित हो रहा है उसके बारे में जानकारी बताइए। पॉलिटी का उनको संविधान का विशेषज्ञ थोड़ी ना चाहिए। जनरल अवेयरनेस, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है उसको उनको बताना है।
अगर अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि नहीं, हम तो बड़े करीब हैं इसके, लेकिन हम उसको मानते ऐसा है कि हम बहुत दूर हैं उसमें। तो यहाँ अगर जनरल कुछ भी जनरल पूछा जाएगा, हिस्ट्री भी जनरल पूछी जाएगी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे 20 किताबें मिल जाएंगी। अगर गुप्ता डायनेस्टी पे करेंगे तो 20 किताबें। तो यहाँ हिस्ट्री कौन सी पूछी जाएगी? सामान्य इतिहास पूछा जाता है, फैक्ट बेस्ड इतिहास बताया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अनुसर ने एक बहुत बढ़िया बात कही, प्रीवियस ईयर के 5-8 साल के पेपर लगा लीजिए, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होने जा रहे, 20-25% क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे। ये भी जान लीजिए, ये अनुभव रहा है हम लोगों का। आप उस पर काम करना शुरू करिए। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान आपको एग्जैक्टली वो ओरिएंटेशन मिल जाता है कि ये पेपर जा किधर रहा है, आप उसी रास्ते चलने लगते हैं, वो रास्ता आपको घुमा देता है। तो एग्जाम की तैयारी की शुरुआत करें प्रीवियस पेपर से। मैं हमेशा बोलता हूँ सेशंस में, शुरुआत करें प्रीवियस पेपर से और ख़त्म करें मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट से। आपका शुरुआत यहाँ से, उससे आपको पता चलना शुरू होगा, उस पर काम करना शुरू। मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूँगा जरा जो जीएस का सिलेबस है और जो उसके बारे में हमने लिया, जरा स्लाइड लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा बताने को होगा और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे बच्चे। देखिए यहाँ पर जो टाइटल दिए हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर से 8 क्वेश्चन पूछे गए, बुक एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन पूछे गए, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन दे रहा है। अब आपको यहाँ फोकस करना है। और जनरल साइंस में भी कि वो फिटकरी का केमिकल नेम क्या होता है और वो सीस्मोग्राफ से क्या नापते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने शुरू हुए। सबसे ज्यादा वेटेड जनरल साइंस को दे दिया गया। देखिएगा जब फिर सेकंड आगे देखें तो ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके हिसाब से आप अपने टॉपिक का इंपॉर्टेंस तय कर सकते हैं कि नहीं, पहला वाला काम इस पे हमें करना है। पढ़ाई करने के टाइम जिसमें बुक एंड ऑथर पे अगर हमें, अब इनको पढ़ने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। मेरा कैंडिडेट को एकदम एक टूक में सलाह है कि कोई रनिंग मैटर में लिखाई मत करिए इन जीके जीएस के टॉपिक में। इनमें खाली चार्ट और टेबल बनाइए, बुक्स के एक तरफ लिखिए, उनके ऑथर्स के नेम लिख लीजिए। 50 से 60 किताबें आप लिखेंगे, आपके क्वेश्चन उन्हीं से आने हैं। ऐसे तो लगता है बुक एंड ऑथर अम्पल है। अभी एक हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया पीछे बैठ के, तो जिसको हम बोलते हैं ना कि वो गुप्ता पीरियड से लेके और मुगल काल तक बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स भारत में हैं। हमने उनकी वैसे तो लगता, जब डिस्क्रीट रहते थे तो लगता था कि बहुत सारे आए, कैसे याद करेंगे, लेकिन जब उनको लिस्ट किया तो 41 निकले। एक पेज में सारे आ गए, शुरू से एंशियंट से लेके मॉडर्न मेडिवल तक के सब, जितने सब थॉमस रो जहांगीर के टाइम पे माने जाते, कैप्टन हॉकिंस माने जाते, उन तक सारे आगे खत्म हो गए। 40 लोग आए ऐसे कुछ। अब हमारा उस दिन हमें पता चला कि हम बेकार सोचते थे, एक पेज में तो सारे आ गए पूरे इतिहास। इसी तरह इन चीजों पे आपको चार्ट और टेबल और ग्राफ्स बनाने और कुछ नहीं करना, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी में आपने लिख लिया, भाग 12 में ये लिखा, भाग 6 में ये लिखा, भाग 7 में ये लिखा, भाग 5 में नागरिकता है, भाग 2 में ये है, भाग 3 में आप चार्ट टेबल कर लीजिए। रिसेंट संविधान संशोधन, वो एक संशोधन की लिस्ट बना लीजिए कि भाई जो लेटेस्ट में हुए हैं उनको आप मार्क कर लीजिए। जरा और ऊपर कर लीजिएगा जरा, अभी आपके सामने वो जो पाई चार्ट लगा वो दिखा दीजिए। अब यहां देखिए, अब वेटेज वाइज क्वेश्चन का 18% क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 14% क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से 16% क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से 16% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से 8। आप अपनी प्राथमिकता इन टॉपिक्स के अनुसार बना लीजिए जीएस की तैयारी के टाइम। यानी मुझे साइंस पे टाइम देना है, अगर 1 घंटे का टाइम किया तो 20 मिनट में अकेले हमें साइंस पे देना है रोज पढ़ने में, और 10 मिनट हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, 15 मिनट हमें हिस्ट्री पढ़नी है। इस तरह से टाइम को बाइफरकेट कर लें तो आप टू द पॉइंट स्टडी कर पाएंगे। फिर सजेशन कि कोई स्टडी राइटिंग में मत करें, सबकी टेबल चार्ट ही बना के करें। मान लिया फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि साइंस में जैसे डिजीज आ गई कि ये डिफिशियंसी डिजीज है, किसकी कमी से क्या होती है, वो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कौन से चीज़ें दी जाती हैं, एक चार्ट बना लीजिए, आपकी सारी डिजीज कवर हो जाएंगी। विटामिन हो गए तो ये विटामिन है, इसका केमिकल नेम ये है, इसकी कमी से ये बीमारी होती है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए कहते एक चार्ट 4 लाइन का बना लीजिए, आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इस तरह से स्टडी करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, एक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट इकट्ठे करने की कोशिश करिए, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्वेश्चन पूछे जाने की। इस तरह से स्टडीज करिए। बिल्कुल सर।
जैसा कि सर आपने काफ़ी अच्छे से गाइड किया हमारे एस्पिरेंट्स को इसके रिगार्डिंग, और सबसे अच्छा जो पार्ट मुझे लगा वो ये लगा कि सर ने जो बताया कि आप चार्टिंग कर लीजिए। जैसा कि हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे सर वोकेब भी अगर पढ़ाई जाती है बिल्कुल। तो जब हम इमेज के फॉर्म में बच्चों को कराते हैं तो बच्चे अच्छे से उसको कैच कर लेते हैं वो और ऐसा लंबे है ना, टाइम वो तक उससे याद रख कनेक्ट पाते करते हैं। हैं। कनेक्ट करने से रिमेम्बरेंस के लिए किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं होती, वो बिल्कुल दिमाग के अंदर ऐसे ही बस जाता है। बिल्कुल। वो कहते तो हैं ना कि सगुण साधना हमेशा आसान होती, निर्गुण साधना थोड़ा कठिन होता। अगर पिक्चर के हाँ, फॉर्म में कोई चीज होती है, राम जी की फोटो बन गई, शुरू हो गई भाई वो हनुमान जी तो की, तो वो हनुमान ये का वो इम्प्रिंट रहता है हाँ ब्रेन में। इम्प्रिंट वो ऐसा ही उससे, पढ़ाई में भी है। हाँ ऐसा ही है। तो सगुण साधना वो करना। और मैं ये भी कहूंगा कि हम लोग तो बताते ही हैं, आप अपने नियर बाई के लॉजिक से चीजों को जोड़े। चाहे इंग्लिश पढ़े, अब जी स्टीम कार दिखी तो स्टीम के बारे में आपकी क्यूरियोसिटी हो जानी चाहिए, जेन दिखी तो जेन के बारे में हो जाए। तो आप भी पढ़ते समय विषयों को अपने नियर बाई चीजों से अगर रिलेट करना शुरू कर देंगे तो आप चीजों को देखेंगे ना, और चीजें बड़ी सीमित हैं, ये भी नहीं कुछ है, वो घूम के आप मेरा खुद का अनुभव है। मैं अनुसर वगैरह के साथ भी बैठता हूँ, देखता हूँ कि चीजें आप नाउन की 15, 20, 25, 30, और जहां 35 पे पहुंचेंगे फिर घूम के नाउन की वही एरर घूम के आ रिपीट जाएगी, होता है। रिपीट हो बिल्कुल जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा है ही नहीं तो कहां से लाएंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन बात। बनाना इज अ वेरी टफ टास्क। उसका सोल्यूशन बनाना ऐसे आसान है, लेकिन क्वेश्चन क्रिएट करना अपने आप में सबसे टफ काम है। तो बिल्कुल सही। एग्जामिनर भी उतनी परेशानी नहीं लेते, इसलिए आप अपने काम को पूरा करिए। वो जो राउंड है वो रोटेशन पूरा कर लेगा जिस दिन, वो तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाती है बस। बिल्कुल, तो टेक्नोलॉजी जो है आपके पास में उसको अपनी ताकत की तरह यूज़ करिए। सबसे पहली चीज़, सिर्फ फ़ोन से नहीं, अपने आप भी थोड़ा एफर्ट लगाइए, चार्ट बनाइए, उनको लगाइए रूम में, देखिए सुबह उठ के। जैसे सर ने बताया कि जो भारत विदेशी यात्री आए टोटल मिला के 41 है, आपने एक चार्ट में बना लिया और उनको डेली सुबह अगर देख रहे हैं ना, तो देखते ही देखते आपको वो चीज़ें कब सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से आ जाएंगी आपको खुद ही नहीं पता और चलेगा। दूसरा एक और मैं बात जोड़ दूं, एग्जाम पे चर्चा की बात है जी कि ये जो पूरा एग्जाम है ये रिकॉल का एग्जाम है, ये जी अपने सर, आप कुछ क्रिएट करने का एग्जाम नहीं कि आपको बिल्कुल सोच के नहीं। आंसर्स लिखने हैं। बिल्कुल इसलिए पढ़ाई का तरीका भी क्या होना, मेरा कहना है आप कोई चीज लर्न मत करिए, खाली रोज देखिए, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम में आपको रिकॉल करना, और जितने ज्यादा टाइम्स आप रिपीट करेंगे चीजों को ना, उतनी जी अच्छी तरह से आपको रिकॉल होगा। तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपको एग्जाम में वो चीज रिकॉल हो, वो तैयारी करिए रादर देन। और ऑप्शन देख के हाँ, आपको रिकॉल हो ब्रेन जाए में फ्लैश होना चाहिए। और उसका तरीका भी मैं बता दूं, सिर्फ आपसे ये नहीं कहूंगा कि ऐसे कर लीजिए ऐसा हो जाएगा। मैं कहता हूं 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको इन्वॉल्व करिए अपनी स्टडीज में। कहीं से पीडीएफ मिले, कहीं से नोट्स मिले, अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपका ब्रेन, आपकी स्किन, आपके ब्लड वेसल्स उस नोट्स में लग जाते हैं, इसलिए वो रिकॉल ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए सिर्फ इसने किसी से पीडीएफ मांग लिया और पढ़ रहे हैं, वो आपका नॉलेज नहीं है। आपका नॉलेज है जब आप उसको क्रिएट करते हैं। सीखिए सब जगह से, लेकिन क्रिएट अपना करिए, और जब खुद क्रिएटर होते हैं वो बेस्ट रिकॉल कराता है आपको एग्जाम में। मेरा यही सजेशन। बिल्कुल। और अब आपको इन सजेशन से पूरी तरह से फील भी हो रहा होगा, जिन एक्सपर्ट्स से अभी आपको सलाह मिल रही है इनकी वजह से आज तक लाखों एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अपने टारगेट तक पहुँचे, अपने फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचे। अगर आप इन आइडियाज़ को फॉलो करेंगे तो नो डाउट आप अपनी सक्सेस तक पहुँचने ही वाले हैं। एक और डाउट काफ़ी ज़्यादा रहता है अनुज सर हमारे एस्पिरेंट्स का, जी कि ये जो ऑनलाइन स्पीड टेस्ट हम दें सर, जो हमारे होते हैं एप्लीकेशन पे महिंद्रास की, या फिर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस उठा लें, पेपर्स उठा लें, उनको सॉल्व करें, क्या ज़्यादा बेटर रहेगा? ऐसा काफ़ी एस्पिरेंट्स का डाउट रहता है। हालांकि ऐसा डाउट होना नहीं चाहिए तैयारी करने वालों के हाँ, अंदर। वही मैं सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर है तो देखिए मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर और स्पीड टेस्ट जी दोनों की जो मूलभूत अवधारणा है उसमें एक बड़ा फर्क है। जी प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा इसलिए कि वो आपको ये अनुमान लगाने में सहायक होता है कि आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन से या जो पीछे आए हैं उनके पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हुए जाए तो किस टाइप के और किस तरीके के क्वेश्चंस हम फेस करने जा रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दैट स्टडी आपको फिर अपने आप को उस पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर्स के वेटेज के हिसाब से अपनी तैयारी करनी होती है कि मेरे को यहाँ ज़्यादा फोकस करना है, इससे 20% क्वेश्चन आते हैं, इससे 10%, इससे 5%, इससे 30%, 40%, जो भी आपको दिखाई देता है, तो इट विल गिव यू एन आइडिया। तो ये आइडिया प्रीवियस ईयर पेपर से लगता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमेशा इसलिए सॉल्व करना चाहिए कि वो कई बार, जैसा अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, रिपीट भी होते हैं और एक आइडिया रहता है, पूरा पैटर्न समझ में आता है।
स्पीड टेस्ट की जब हम बात करते हैं, जिसको आप लोग भिन्न भिन्न भाषाओं में मॉक टेस्ट कहते हैं, और हम लोगों को सजेशन भी देते हैं कि सुपर 40 टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें, इसको हम लोग सुपर टेस्ट बोलते हैं कभी कभी। उसको इसलिए करना जरूरी होता है कि वो जो टेस्ट है आपका, वो जो सुपर स्पीड टेस्ट है, वो आपको हमेशा उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को उस समय के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डील करते हुए उनके स्विच होने के प्रेशर से रिलीज कराता है। जब आपके अंदर ये हैबिट होगी कि प्री के एग्जामिनेशन पे आपको मालूम है 50 क्वेश्चन ईच है, 4 सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, टाइम आपके पास 2 आवर है, तो ये एक कैलकुलेशन आपकी अपनी एफिशिएंसी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि मुझको किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना समय देना है। जब तक आप स्पीड टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैथ बहुत अच्छी लगती है तो आप उसी में बिजी हो गए और उस 2 आवर्स में 1 आवर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स तो वहीं दे गए। अब रेस्ट में आप बाकी को कैसे इस बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करने जा रहे हैं, आप पीछे हो रहे हैं। तो एक बैलेंस, समय का बैलेंस इस टाइम बाउंड एग्जामिनेशंस के अंदर आपको बनाना होता है। और जब ओपन होता है आपके पास एग्जाम के, आप किसी भी सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं या कोई बाउंड नहीं होता सब्जेक्ट के हिसाब से, तो कंपोजिट टाइम जब होता है तो उसके लिए स्ट्रेटजी आपको अपनी निर्धारित करनी होगी, और इसके लिए सुपर स्पीड टेस्ट के अलावा कोई और माध्यम नहीं है। ये मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, क्योंकि वही एक इकलौता ऐसा मीडियम है जो आपको एक कल्चर रिपोर्ट देता है कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कितने सही कर रहे हैं, माइनस मार्किंग के बाद आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और पिछले सालों के कट ऑफ को देखते हुए आपका सिलेक्शन होने जा रहा है या नहीं, इस बात को आपको तथ्यात्मक रूप से आपके एग्जाम से पहले आपको रिफ्लेक्ट करा देता है। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप कराता है, और अगर कहीं कोई कमी आ रही है, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए भी आपको क्या करता है, गाइड करता है कि अब आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखना चाहिए। और इसके लिए हम लोग भी आपको बराबर गाइड करते हैं, और हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि सीपीओ की तैयारी के लिए आप कभी भी टेस्ट देते हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, महिंद्रास की किसी भी ब्रांच में जाकर के आप अपनी क्वेरी और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर एडमिशन ही लेना पड़े। गाइड करने के लिए हमेशा टीचर, शिक्षक, गुरु वहाँ मौजूद हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं, इस तरीके से आप जाएंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल सर। तो अब एक कंक्लूजन पे हम पहुंच गए यहाँ पे कि भाई स्पीड टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों का जब बैलेंस बनेगा, तालमेल बनेगा, तो हमारी गाड़ी अच्छे से चलेगी और दौड़ेगी और हमें सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों का तालमेल बना के रखना है, एक से आपको आइडिया लेना है और दूसरा बनाएगा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने का काम करेगा। दोनों ही करने, और साथ ही साथ जिन टॉपिक्स में आप वीक हैं या जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि अभी इसमें मार्क्स नहीं आ रहे, तो उन पे आपको वर्क करना होगा इसी के साथ ही साथ। चल, एक और क्वेश्चन सर हमारे एस्पिरेंट्स का है, एग्ज़ाम के पहले कुछ अगर आप उनको टिप्स देना चाहें एग्ज़ाम से रिलेटेड, किन टॉपिक्स पे वो वर्क करके जाएं या फिर कैसे अपने स्ट्रेस को दूर करते हुए अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएँ, सर इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, स्ट्रेस तब होती है जब हम चीज़ों को फेस करने से डरते हैं। हम लोगों ने अपने सेशन में बोला भी है कि कभी भी कंपटीशन को अपने सेंट्रिक मत बनाइए। हमें क्या अच्छा लगता है, ये कंपटीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन किस तरह की चीज़ों को रिक्वायरमेंट करता है उस तरह अपने आप को बनाना है। यानी अगर वो आपसे कहता है कि आपका फिजिकल होना है तो आपको इसके लिए फिजिकली तैयार करना है आपको। अगर वो कहता है कि इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि पैरा फोर्सेस की जो पोस्टिंग होती है वो पूरे देश में फैले होते हैं, जहाँ मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश के अलावा होता नहीं। नॉर्थ ईस्ट में सब लोग जान रहे हैं इस समय क्या चल रहा है, कई स्टेट है, क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है। तो यहाँ पर ज़रूरतें ऐसी हैं, उसी ज़रूरतों के अनुसार सिलेबस डिसाइड किया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य तरीके के हैं, बिल्कुल मत डरिए। इसीलिए हम लोग सलाह देते हैं। देखिए, अभी अनु सर बता रहे थे स्पीड टेस्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आपको प्रेशर कम, मैं और ब्रॉड शब्द इस्तेमाल करता हूँ, वो आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है, आपको उस फ्रेमवर्क में। ये बहुत विद्वता का पेपर नहीं होने जा रहा है,
ये पेपर आपको ये प्रैक्टिस और ये आपकी एक्यूरेसी का एग्जाम है। एक लिमिटेड टाइम में इस तरह की सिचुएशंस को कैसे मैनेज करेंगे, ये इसका एग्जाम। अगर किसी को एम्पल टाइम दे, 4 घंटे दे दिए, हर एक क्वेश्चन लगा देगा, हर चीज को करके वो बाहर निकल आएगा। लेकिन जब उसको टाइम फ्रेम में रखा जाता है तो उस पर प्रेशर आता है। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए उसी तरह के एटमॉस्फेयर पे कल को ये बच्चे जो सेलेक्ट होंगे वो अलग अलग हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस पे पोस्ट होंगे, तो उनको पहले एक बेस कैंप पे रखा जाता है कि ऊपर जाएगा तो बहुत ठंडा रहेगा, तो उनको उससे कम वाले टेम्परेचर में 15 दिन रखा जाता है, तो फिर ऊपर भेजा जाता है कि उसका कूलिंग पीरियड होता है। वो उसी तरह की सिचुएशन है कि आप इन चीज़ों को समझें, इनका एनालिसिस करें। अभी हम अपनी टीम से कहेंगे कि जो हमारे पास सेशंस पड़े, मैं पहले कहूँगा जरा कट ऑफ दिखा दें जो पहले आए हुए हैं, तो बच्चों को थोड़ा और भरोसा होगा कि क्या स्थिति है, कहाँ पे हम लाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, बेसिकली अगर हम प्रीवियस ईयर्स की भी बात करें सर, तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो हाई नहीं देखने के लिए हमें मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ्स भी नहीं। एग्जाम भी इस तरीके का है जिसमें बहुत मेजर कट ऑफ हाई नहीं। देखिए यहाँ मैं बता दूं, उनका उद्देश्य से ज्यादा है कि हमारे पास फिट बंदे हैं, फिट बंदे जी बिल्कुल, है ना, और एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ है। नॉलेज लेवल है, लैंग्वेज आना चाहिए, इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि चीजों की समझ हो, हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव ब्रेन होना चाहिए, इसलिए बस इसलिए। लेकिन उनकी पहली आवश्यकता है कि वो एक ऐसा बंदा जो पर्सनालिटी वाइज साउंड हो, फिजिकली फिट हो, ये पहली रिक्वायरमेंट हो। इसीलिए मिनिमम कट ऑफ 30% है कि यहाँ तक कंप्रोमाइज, और किसी एग्जाम में इस तरह नहीं करते, नहीं है, बहुत कंप्रोमाइज किया जाता है। हाँ, जरा कट ऑफ हमारे जो टेक्निकल मैनेजर सर हैं उनसे कहूंगा कि जरा लगा दें कट ऑफ, दिखा दें जरा बच्चों को। और हम लोग ये जो आपको डिटेल शेयर कर रहे हैं, अभी जब वीडियो लगाया जाएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा उससे कि कैसे कैसे हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्योंकि बताया हुआ तो भूल जाते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, उससे वहां से निकाल कर। बिल्कुल आपको पूरा का पूरा देखिए, अभी इस पेपर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी यहाँ पे मिल जाएगा लिंक में, इसी सेशन के लिंक में स्ट्रेटजी भी मिल जाएगी, हाँ, एनालिसिस भी मिल जाएगा, सब एक जगह कंपाइल करके उसको निकाल के अपने पढ़ने वाले फोल्डर में लगा लीजिएगा। और हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, एज इट इज मत फॉलो करिएगा, अपने टाइम फ्रेम में, अपने शेड्यूल में, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसको सेट करिएगा, आप जरूर क्वालिफाई कर ले जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। जरा लगा दीजिए प्लीज। हाँ, यस यस यस, राइट। देखिए अनरिजर्व में 2022 का कट ऑफ दिख रहा है 115। अगर इसको हम मार्जिनल प्लस माइनस 5 और कर ले, 120 इज अ सेफ स्कोर। अब देख लीजिए 200 में 120 सेफ स्कोर आपको ले जा रहा है। और अगर मेंस में जाए पेपर 1 प्लस पेपर 2 को दोनों को जोड़ के देखें तो देखिए 288 दिख रहा है। बिल्कुल, आप यानी करीब करीब आप मान लीजिए कि कितना हो गया, 120 है, आप ऑलमोस्ट 60% पे चीजों को कैटर करने की शुरुआत कर रहे हैं। ये मैक्सिमम लेवल। अगर इस तरह से आप काम कर ले जाएंगे तो मुझे लगता है, और वैकेंसी भी ठीक ठाक रहती है सीपीओ में, चूंकि पैरा फोर्सेस की बड़ी संख्या है भारत में, तो एक अच्छा अमाउंट रहता है हर साल रिटायरमेंट का, उसकी भर्ती का, तो इससे चांसेस आपके और बढ़ते हैं सिलेक्शन के। तो ये डेटा ओवरऑल अगर हमने एनालिसिस करके इस पूरे सेशन में देखा है, डेटा आपको फेवर करता है कि आप इसके अंदर, ये आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा है, बस आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है, फिजिकल के लेवल पर, प्री के लेवल पर और मेंस के लेवल पर। इस तरह से अगर आप टॉपिक वाइज और अपने फिजिकल को देखते हुए पेपर 1 पेपर 2 को तैयार करेंगे, और एक एडवांटेज मिलेगा जो सीजीएल एस्पायरेंट है, क्योंकि उनको ऑलरेडी इस सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, उनको थोड़ा सा एज मिलेगा, वो अपनी फिजिकल पर ज़्यादा फोकस करें। जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं, जो ऑलरेडी इस प्रोसेस में है, कई ये एक्चुअली चूँकि देश की सुरक्षा और राष्ट्रभक्ति से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसी के लिए तैयारी करते हैं। कई बेर्स में आप चले जाएं तो सुबह उठ के देखेंगे कि 50 बच्चे सुबह रनिंग करते दिख जाएंगे आपको, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनका फिजिकल ऑलरेडी है, उनको एकेडमिया पे फोकस करना है, पेपर 1 और पेपर 2 पे। जो सीजीएल वगैरह दे चुके हैं उनको अपने फिजिकल पे फोकस करना है। अगर इस तरह से अपने आप को वो कंपटीशन सेंट्रिक बना के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई शंका नहीं कि बच्चे इस पेपर को बढ़िया से निकाल ले जाएंगे, और मुझे लगता है वैकेंसी भी अच्छी खासी उनको मिलने जा रही है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आई होप आप सबके काफ़ी डाउट्स
काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट बचता है तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म मिल जाएगा इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को गूगल फॉर्म में मेंशन कर देंगे। अगली जो भी इवेंट होंगी आप तक आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पहुँचा दिया जाएगा, चाहे वो सेशन के थ्रू हो, चाहे वो मेल के थ्रू हो, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, किसी ना किसी मीडियम से आप तक वो आपके डाउट का क्लियरेंस आपको मिल जाने वाला है। तो आज के सेशन को यहीं पे समअप करते हैं हम लोग। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।